व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ एम्बिशंस। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जो कि क्लास 12 अकाउंटेंसी की टीएस ग्रेवाल का चैप्टर नंबर 8 है। यह आपकी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपकी फर्स्ट बुक फिनिश हो जाएगी। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे फर्म डिसॉल्व होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो कंप्लीट टर्मिनेशन, पूरी तरीके से ख़त्म होना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मार्क्स द कंप्लीट एंड, कंप्लीटली एंड कर देता है पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, हर पार्टनर्स के बीच रिलेशन। ठीक है। द बिजनेस सीज टू एग्जिस्ट एज अ लीगल एंटिटी, बिजनेस जो कि सीज हो जाता है एज अ लीगल आइडेंटिटी। बिजनेस वाइंड अप, ऑल बिजनेस ऑपरेशंस आर टर्मिनेटेड, जितने भी बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। एसिड्स आर कन्वर्टेड टू कैश, एसिड जो कि है कन्वर्ट कर दिए जाते हैं कैश में थ्रू सेल, सेल के द्वारा। एंड ऑल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आर सेटल सिस्टमेटिकली, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो सिस्टमेटिकली सेटल की जाती है। की डिस्टिंक्शन, unlike dissolution of partnership, where the firm may continue with remaining partners, dissolution of firm means complete closure of the business. तो दो स्टेटमेंट होती है, एक डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होती है और एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होते हैं। पार्टनरशिप, इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में और डिसोल्यूशन, अरे कहाँ गया, और पार्टनरशिप में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट ख़त्म हो जाती है, फर्म ख़त्म नहीं होती, फर्म चलती रहती है। फर्म जो कि है चलती रहती है, बट एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, कोई न्यू एग्रीमेंट बनता है। लेकिन लेकिन पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने पर पूरी फर्म ख़त्म हो जाती है, बिजनेस पूरा बंद हो जाता है। ठीक है। तो इससे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में क्या फ़र्क है उसके डिसोल्यूशन में। तो पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने में ये है कि एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट बनता है। फर्म के डिसॉल्व होने में पूरा बिजनेस बंद हो जाता है आपका, और उसके सारी एसेट्स और लाइबिलिटी सोल्ड आउट कर दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। लीगल फ्रेमवर्क, सेक्शन 39 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड एस्टेब्लिश द लीगल प्रोसीजर टू बी फॉलोड। ठीक है। तो लीगल फ्रेमवर्क आपको याद रखना है, सेक्शन 39 गवर्न करता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म किन किन तरीकों से हो सकता है? पहला, बाय एग्रीमेंट, all partners mutually consent to dissolve the firm, or dissolution occurs as per terms specified in the partnership deed or contract। सारे पार्टनर्स म्यूचुअली कंसेंट के साथ मिल बांट के डिसाइड कर लेते हैं कि फर्म को डिसॉल्व करना है। दूसरा होता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, occurs when all partners or all but one become ऑल इंसॉल्वेंट, कोई एक पार्टनर जब इंसॉल्वेंट बन जाता है और या सारे पार्टनर्स बन जाते हैं, तो बिजनेस बिकम इलीगल, बिजनेस जो कि इलीगल बन जाता है, और अनलॉफुल इवेंट मेक्स कंटिन्यूएशन इम्पॉसिबल, और कह सकते हैं कि कोई भी अनलॉफुल इवेंट जो कि है उसको कंटिन्यू करना मुश्किल कर देता है, इसलिए फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। तीसरा, बाय नोटिस, इन अ पार्टनरशिप एट विल नो फिक्स टर्म एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व द फर्म बाय गिविंग प्रॉपर नोटिस टू ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप इन पार्टनरशिप में कोई भी एक पार्टनर जो कि डिसॉल्व कर सकता है फर्म को प्रॉपर नोटिस के थ्रू। ठीक है। फिर बाय कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा भी आपकी जो कि है फर्म डिसॉल्व हो सकती है। कोर्ट में ऑर्डर डिसोल्यूशन ऑन द ग्राउंड्स इंक्लूडिंग पार्टनर्स इंसैनिटी, परमानेंट इनकैपेसिटी, इंसैनिटी अगर पार्टनर पागल हो गया, परमानेंट इनकैपेसिटी वो कैपेबल नहीं है उस फर्म को चलाने के लिए, परसिस्टेंट मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट करे जा रहे हैं वो, और ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और किसी चीज़ का ब्रीच करना पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत, तो उसको करने पे भी कोर्ट जो कि है फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। ठीक है। स्टेप्स, ये स्टेप्स मैं आपको अभी सिखाता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस, एक सेकेंड, और क्या रखा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और सेटलमेंट। ठीक है, ठीक है। इंसॉल्वेंसी। ठीक है। तो अभी हम नीचे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं, हाँ, तो यहाँ तक आपने, अभी तक हमने देखा कि डिसॉल्यूशन
ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो इसके दो होते हैं, एक तो पार्टनरशिप होती है और एक होती है पार्टनरशिप फर्म। डायरेक्ट फर्म लिख देता हूँ। इसमें पूरा बिजनेस क्लोज हो जाता है और इसमें सिर्फ एग्रीमेंट खत्म होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं पार्टनरशिप फर्म में। इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। इसमें जो भी लाइबिलिटीज़ होती है ना, जब भी डिसॉल्व होता है फर्म, तो सारी पे ऑफ कर दी जाती है। ठीक है, कोई एसेट होता है, कोई भी एसेट होता है तो वो सोल्ड कर दिया जाता है, सोल्ड ऑफ कर दिया जाता है। अब इसमें भी एसेट्स अगर दो तरीके के हो, टेंजिबल और इंटेंजिबल। तो टेंजिबल में भी गुडविल जो कि नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट होती है, बट टेंजिबल हमेशा सोल्ड होती है। और इंटेंजिबल में हम स्टेटमेंट देखते हैं, बट इंटेंजिबल में जो गुडविल होती है ना, वो भी हम नॉर्मल एसेट की तरह ही सोल्ड करते हैं उसे। ठीक है, इसके बाद हम कह सकते हैं रिजर्व का ट्रीटमेंट। रिजर्व को क्या, रिजर्व को जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम। उसके बाद होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं इसमें। बैंक ओवरड्राफ्ट में हम बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं। पेड, टू बी पेड, इसे हम पे कर देते हैं। उसके बाद बचा आपका, नीचे चलते हैं हम लोग, एम्प्लॉयज का जो भी प्रोविडेंट फंड होता है, एम्प्लॉयज पीएफ, वो जो कि हम पे करते हैं, टू बी पेड। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसका क्या करना होता है, तो इसको भी पे करना होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को। ठीक है, उसके बाद सब हो गया। एक और एक्सपेंस होता है, मान लीजिए उसे हम कहते हैं रिजोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस। रिजोल्यूशन और रियलाइजेशन एक्सपेंस, जिसको हम पे कर देते हैं। तो ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए अब हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, हम्म हम्म बस हो गया। अरे इसका स्केल वर्क नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। हम्म ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ से हमने इसको पूरा कंप्लीट किया और ऊपर चलते हैं हम। अब जैसे आपको गिवन होगा, आ, गलत हो रहा है ये। ठीक है, स्केल इसका वर्क नहीं कर रहा, तो पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे बनता है। ठीक है, ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी एंट्रीज कैसे होती है ऊपर आपको गिवन है, अभी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा ये रहा। स्टेप्स इन द डिसोल्यूशन प्रोसेस। स्टेप्स क्या क्या होते हैं डिसोल्यूशन प्रोसेस में? द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म फॉलोज अ सिस्टमैटिक सीक्वेंस टू इंश्योर ऑर्डरली क्लोजर एंड फेयर सेटलमेंट। ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, पहले तो हम एसेट्स को रियलाइज करते हैं। ठीक है, तो हम पहले एसेट्स को रियलाइज करते हैं, पहले तो करते हैं हम टू बैलेंस
जो भी बैलेंस हो उसको ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, और उसके बाद एसेट जो भी हो, जो भी बैलेंस हो एसेट्स का, उसे हम ब्रॉट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बैलेंस शीट से हम उठा के इधर की साइड ले आते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें इंक्लूड करते हैं हम गुडविल को, हम इसमें इंक्लूड करते हैं डेटर को, बट प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। डेटर को इंक्लूड करते हैं बट प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट को इंक्लूड नहीं करते। तो पहला ये हो गया। ऐसे ही पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट दिखाएंगे। फिर ऐसे ही बाय बैलेंस करेंगे, जो भी क्या कहते हैं लाइबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसमें इंक्लूड करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डीडी। उसके बाद इंक्लूड करना है ईपीएफ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, और उसके बाद इसमें इंक्लूड करना है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, जो ध्यान रखते हैं मिस कर देते हैं बच्चे। उसके बाद जितनी भी यहाँ से लाइबिलिटीज़ है वो पे होंगी यहाँ पे बाय बैंक, हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, एसेट सोल्ड, एसेट जो कि सोल्ड हो जाएंगे, एसेट सोल्ड, ठीक है। हाँ, एसेट सोल्ड। उसके बाद इधर जो भी होगा लाइबिलिटीज़, आपको मैं बता रहा हूँ स्टेप वाइज कैसे करना है, वो पे करेंगे आप। एक पेन कलर चेंज करते हैं, बाय बैंक, अब बाय बैंक कीजिए और लाइबिलिटीज़ पेड, तो लाइबिलिटीज़ हो गई पेड। उसके बाद हम नीचे चलेंगे, अगर कोई बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हम डिडक्ट करेंगे अगर कोई एसेट ले लेता है, वो एसेट टेकन, अगर कोई भी एसेट ले लेता है तो आप समझ जाएंगे इफ एसेट टेकन, कोई भी एसेट अगर लिया होगा तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, बाय बाय नहीं, यहाँ टू आएगा भाई, कहूँगी दोनों साइड बाय कैसे चल रहा है, टू बैंक, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे भी कोई लाइबिलिटी पे की गई हो किसी पार्टनर के द्वारा, इफ लाइबिलिटी इज पेड बाय पार्टनर, ठीक है। किसी पार्टनर के द्वारा अगर लाइबिलिटी पेड की गई हो। उसके बाद उसके बाद नीचे चलते हैं हम। अब कोई एक्सपेंस होता है, पहले मान लीजिए यहाँ पे हम कोई कमीशन पे की गई हो, अगर कोई कमीशन हो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कमीशन पेड टू एनी पार्टनर, ठीक है। उसके बाद कोई भी एक्सपेंस हो टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस कैसा होता है कि कोई भी फर्म को पूरे फिनिश कराने में, कोई ब्रोकर को अगर उन्होंने किया हायर या किसी और चीज़ को जिससे फर्म हायर फिनिश करने में हेल्प हुई, उस चीज़ के लिए हम वो रियलाइजेशन एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो ऐसे बनता है। उसके बाद यहाँ आप बनाएंगे टोटल, और यहाँ पे टू प्रॉफिट, जो तीनों के जितने भी पार्टनर्स होंगे उनमें शेयर हो जाएगा, और यहाँ पे होगा लॉस, अगर कोई लॉस आया तो बाय लॉस, तो यहाँ पे आएगा लॉस। तो इन स्टेप्स के थ्रू करते हैं, ठीक है, हम डिसोल्यूशन। अब पीछे चलते हैं, मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटीज़ कैसे पे करते हैं, कोई पार्टनर ले जाए तो क्या करते हैं,
ठीक है, पीछे चलते हैं। रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, ऑल फर्म एक्सपेक्ट कैश और जो भी बैंक बैलेंस होते हैं आर सोल्ड एंड converted into cash. This includes inventory, fixed asset, investments and other properties owned by firm. ठीक है, payment of liabilities, all outstanding liabilities are paid off in proper order. This includes setting business with extra creditors, bank loans and other obligation of the firm. जो हमने ये बनाया ना, इसमें अब जितना भी होगा ना सारी लाइबिलिटीज पे किएंगे हम, चाहे क्रेडिटर्स हो चाहे और भी जितने भी होंगे ना सबको हम पे कर देंगे। अगर गिवन ना हो ना क्वेश्चन में किसी चीज़ के किसी लाइबिलिटी आउटसाइडर लाइबिलिटी के बारे में तो उसको भी हम पे कर देंगे। ऐसे ही हम सारे एसेट्स को भी पे कर देंगे। ठीक है, वापस चलते हैं। ये रहा, कहाँ गए वापस? कहाँ गया? ऊपर है। ठीक है, फिर सेटलमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, आफ्टर पेइंग ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट आर सेटल्ड, एनी पार्टनर्स लोन टू द फर्म इज पेड बिफोर और एडजस्टिंग कैपिटल बैलेंसेस। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद दो और अकाउंट बनते हैं, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और एक बनता है बैंक अकाउंट। जैसे आपका बैलेंस शीट होता है ना वैसे ही होता है ये बैंक अकाउंट। इसमें भी दोनों स्टेटमेंट जो कि है ना एसेट और लायबिलिटी साइड का जो कि बैलेंस इक्वल आ जाना चाहिए। बैंक अकाउंट क्यों बनता है कि अब तो फर्म खत्म हो रही है ना, तो अब किस लिए हम बैलेंस शीट बनाए, क्या चीज़ मेंटेन करें, सब कुछ तो आपने सोल्ड आउट कर दिया है, तो इसलिए हम बैंक अकाउंट बनाते हैं और उसको मैच करते हैं एसेट्स और डेबिट साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन, रिमेनिंग कैश और एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। जो भी कैश और एसेट हो पार्टनर्स के अमंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट एंड सेटलमेंट कंप्लीट होने के बाद। रियलाइजेशन अकाउंट का पर्पस ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? अ नॉमिनल नेचर, रियलाइजेशन अकाउंट जो कि नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस और लॉसेज होते हैं, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है, इनकम और गेन। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन द डिसोल्यूशन फॉर्म। ट्रांसफर एसेट्स, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक्स आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन एट देयर बुक वैल्यू। पहले हमने क्या बताया था, डेबिट साइड में हम यहाँ पे पहले सारे सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बाद पे करते हैं इस साइड लाके। फिर ट्रांसफ़र लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र करते हैं। ऑल लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजन आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड। जो भी कैश रिसीव होता है सेल ऑफ एसेट से वो क्रेडिटेड किया जाता है। हमने कहा था कि यहाँ से यहाँ पे करते हैं बाय बैंक करके, आपको बताया था मैंने। डिस्चार्ज लायबिलिटीज आर डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो कि है लायबिलिटीज जो कि है इस साइड पे हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। एक सेकेंड, टू बैंक। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, द डिफरेंस बिटवीन डेबिट एंड क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन विच इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सपेंस, रिकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन प्रोसेस। जो मैं आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में बता रहा था, जैसे सच एज लीगल फीस, वैल्यूएशन चार्जेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर डेबिटेड टू द रियलाइजेशन अकाउंट एज दे रिप्रेजेंट कॉस्ट ऑफ फाइंडिंग अप। ये सारे रियलाइजेशन एक्सपेंस में इंक्लूड होती है, जो भी लीगल फीस होती है, वैल्यूएशन चार्ज होते हैं, इसे हम कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंस। पेमेंट बाय फर्म, व्हेन डिसोल्यूशन expenses are paid directly by the firm from its cash or bank, the realization account is debited and cash or bank account is credited. ठीक है, पेमेंट बाय पार्टनर, इफ अ पार्टनर pays dissolution expense from personal firm, realization account is debited and that partner's capital account is credited। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ से हम थोड़ा और नीचे चलते हैं। अब मान लीजिए रियलाइजेशन एक्सपेंस कोई भी है, रियलाइजेशन एक्सपेंस, अब इसमें दो है, किसके द्वारा बॉर्न किया जाए, बॉर्न बाय, किसके द्वारा खर्चा उठाया जा रहा है, बॉर्न बाय। अगर एक इफ फर्म का खर्चा है और इफ पार्टनर का खर्चा है,
अगर फर्म का खर्चा अगर फर्म का खर्चा फर्म खुद ही उठा रही है, और दूसरा केस है अगर पार्टनर उठा रहा है, ठीक है। तो फर्म का खर्चा अगर खुद फर्म उठा रहा है तो रियलाइजेशन टू बैंक। नीचे चलते हैं हम, तो इसमें एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, इसमें ये एंट्री होती है। और दूसरा जो केस होता है वो होता है जब पार्टनर पे करता है, तो फिर हम करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस भी पार्टनर ने पे किया है उसके कैपिटल अकाउंट में उसका अमाउंट दे देंगे जितना उसने पे किया है, ठीक है। अगर किसी और ने फर्म का एक्सपेंस पे किया किसी पार्टनर ने, तो उसका एक्सपेंस का उसको तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना। अब जैसे पार्टनर का है, अगर पार्टनर का फर्म ने किया और पार्टनर का पार्टनर ने खुद किया, तो अगर पार्टनर का पार्टनर ने किया फिर तो कोई एंट्री ही नहीं बनेगी, नो एंट्री। क्यों? क्योंकि पार्टनर का तो जो पार्टनर का खर्चा अगर पार्टनर ने उठा लिया तो वो तो पर्सनल हो गया ना उसका। बट फर्म के लिए एक एंट्री बनेगी जो बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर फर्म ने उसका किया तो वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगी। एक सेकेंड, ठीक है, के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगी टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो ये एंट्री होगी, ये होती है ट्रीटमेंट। फॉर फाइनल सेटलमेंट आपको बताया था मैंने बैंक अकाउंट बनेगा। अब हमें ध्यान रखना है कि बैंक अकाउंट को हमें मैच कराना होता है, जैसे हम बैलेंस शीट को मैच करते हैं ना, वैसे ही बैंक अकाउंट को मैच कराना होता है जैसे हम बैलेंस शीट को मैच करते हैं। पीछे चलते हैं वापसी, अब हम कहाँ पहुँच गए। आपको यहाँ मैंने सेटलमेंट बता दिया, पेमेंट बाय पार्टनर बता दिया, किसी का खर्चा अगर किसी और के थ्रू हो जाए तो कैसे। पार्टनर का खर्चा अगर पार्टनर खुद करेगा तो कोई एंट्री नहीं होगी, फॉर्म करेगा तो उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद कमीशन ऑन डिसोल्यूशन, एनी कमीशन पेड टू अ पार्टनर फॉर हैंडलिंग डिसोल्यूशन इज ऑल्सो डेबिटेड। मैंने आपको बताया था अगर कोई कमीशन होगा वो डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ जो हमने एंट्री की थी तो यहाँ पे लिखा था ना टू बैंक, तो वो कमीशन ही था। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ठीक है। आउटसाइड क्रेडिटर्स फर्स्ट, पहले तो आउटसाइडर क्रेडिटर्स होंगे ना उनका पहले पैसे देंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटीज इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अदर थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन मस्ट बी पेड फर्स्ट, ठीक है। दे हैव द हाईएस्ट प्रायोरिटी इन सेटलमेंट, उनको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर पार्टनर्स का लोन जो कि होगा वो सेकंड होगा। एनी लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म आर रीपेड नेक्स्ट, जो भी पार्टनर्स ने ना फर्म को लोन दिया वो नेक्स्टली पेड होंगे, ठीक है। दीज आर ट्रीटेड सेपरेटली फ्रॉम कैपिटल कंट्रीब्यूशंस एंड रैंक अबव कैपिटल इन प्रायोरिटी, कैपिटल से ऊपर प्रायोरिटी की जाती है इनको। फिर पार्टनर्स का कैपिटल जो कि लास्ट होता है। फाइनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर सेटल्ड, इफ सरप्लस रिमेन्स इट डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इफ डेफिशिएंट पार्टनर्स कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनली, पार्टनर अपने घर से कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोपोर्शनली। स्पेशल केस partner insolvency, when a partner is insolvent and cannot contribute in the share of the deficiency and the loss is borne by the remaining or solvent partners in the profit sharing ratio, this principle is known as Garner versus Murray rule। आपको बस ये रूल याद रखना है, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद इंसॉल्वेंसी, इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज, ट्रांसफर ऑफ एसेट, रियलाइजेशन टू एसेट, ये बता दिया। ट्रांसफर ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी अकाउंट टू रियलाइजेशन, ठीक है। सेल ऑफ एसिड, बैंक अकाउंट डेबिट, एसिड्स अगर सेल होगा तो आपको पता है एसिड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, टू बैलेंस होता है, और फिर सेल होगी तो बाय बैंक करके यहाँ आएगा, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, तो आपको समझ आ गया होगा। तो आपको बस इस चीज़ को पकड़ना है, जो मैंने आपको ये समझाया था ना पहले, इस चीज़ को समझना और इसके हिसाब से एंट्रीज करनी है। लाइबिलिटी पे करेंगे तो यहाँ पे होगा तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंस का भी बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइजेशन में बताया था, अगर प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और लॉस हुआ तो डेबिट हो जाएगा।
समरी। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे इस चैप्टर के। अब इसमें 2 छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, WCR और IFR के ट्रीटमेंट्स। अगर हम WCR और IFR के ट्रीटमेंट्स के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम WCR, IFR और इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।